सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरन क्लासेस यूट्यूब चैनल। और अब हम आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, जो हम लोग स्टार्टिंग की क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारी किसी भी क्लास के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना जो साइंस यानी कि विज्ञान के विषय के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। और विज्ञान के विषय के विद्यार्थियों के साथ साथ आजकल मैं आपको बता दूं कि आगे जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आप लोग देंगे, उसके अंदर यहां से, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आजकल क्या किया हुआ है कि सभी में थोड़े थोड़े टॉपिक सबके डाले हुए हैं। साइंस का कुछ पार्ट डाल देते हैं, मैथ्स का कुछ पार्ट डाल देते हैं, तो आपका ओवरऑल सारा का सारा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो सब कुछ आपका बेटर से बेटर होना चाहिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्लास 11th क्लास का एक टॉपिक है परमाणु संरचना, और हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो परमाणु संरचना है, ये चीज जो है, ये परमाणु जो शब्द है, ये आया कहां से। ठीक है, अभी परमाणु संरचना के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो परमाणु जो आया वो कहां से आया। सबसे पहले इसके बारे में, परमाणु के बारे में जो बात करते हैं, परमाणु के बारे में हमारे इंडियन साइंटिस्ट हुए थे, इंडियन वैज्ञानिक थे, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने महर्षि कणाद का नाम बच्चों आजकल हम लोग ज्यादा सुनने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द के बारे में बताया था। परमाणु को इन्होंने, परमाणु जो कि ये हमारे पास में जॉन डाल्टन ने दिया हुआ है परमाणु इसको नाम, लेकिन जॉन डाल्टन से कई साल पहले इसको महर्षि जो कणाद थे उन्होंने इसके बारे में बता दिया था, और महर्षि कणाद के नाम पर ही इसका नाम कण रखा गया। क्या रखा गया बच्चों? महर्षि कणाद के नाम पर ही इसको क्या बोला गया था? कण बोला गया था। यानी कि हम बात करते हैं परमाणु के अस्तित्व के बारे में, जो कि डाल्टन के, हमारे पास सबसे पहले कौन आया था? महर्षि कणाद आए। महर्षि कणाद ने किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे रूप को क्या बोला था? कण बोला था, जिसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, ना तोड़ सकते हैं, उसको महर्षि कणाद ने कण बोला। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब यहां क्या हुआ कि हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें दी हुई हैं, एनसीईआरटी की किताबों के अंदर बाद में ये जोड़ा गया कि परमाणु संरचना में परमाणु जो शब्द है वो जॉन डाल्टन द्वारा प्रदान किया गया। जॉन डाल्टन, देखिएगा जॉन डाल्टन की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने यहां। ठीक है, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु शब्द के बारे में बताया। और जॉन डाल्टन कहां के रहने वाले थे? जॉन डाल्टन ग्रीक के थे। ठीक है, परमाणु संरचना में हमारे पास जो शब्द है परमाणु संरचना, वो कहां से आया है? परमाणु जो शब्द आया है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसको वहां पर हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलें तो इसको इसको एटम के नाम से जाना जाता है। एटम, ठीक है, एटम इसको बोला गया, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, इसको एटम बोला गया। और एटम जॉन डाल्टन ने हमारे को प्रस्तावित किया, और उनका मानना था, जॉन डाल्टन का मानना था कि कोई भी जो पदार्थ इस पूरे पर्यावरण के अंदर, इस ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ है, ये जो पदार्थ है ये अपने आप में क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ है। सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ, अगर आप किसी पदार्थ को लो, कोई भी पदार्थ जो आपके आसपास है, और आप उसको तोड़ना स्टार्ट करोगे, उसको बांटना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा? उसको तोड़ते तोड़ते आखिरी जो चीज आपको मिलेगी, जिसको अब आप नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है, उसको हमारे जॉन डाल्टन ने क्या बोला? परमाणु। यानी कि परमाणु शब्द जो है यहां पर हम ऐसा मानते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एटम।
ए का मतलब यहां पर हम ऐसा मानते हैं नॉट होता है, और ये जो टर्म है इसका मतलब यहां पर कट होता है। ठीक है, नॉट कट मतलब किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, उसे परमाणु कहा गया। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसमें यहां पर क्या होता है, परमाणु आया। देखो जितने भी साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए, वो सारे के सारे साइंटिस्ट का मूल आधार क्या रहा, परमाणु। अगर आप ये मानिए कि जॉन डाल्टन अगर परमाणु शब्द नहीं देता, तो आगे वाले साइंटिस्ट जो थे वो किस आधार पर अपने प्रयोगों की पृष्ठभूमि को रखते। तो इसलिए जॉन डाल्टन को हम यहां पर सबसे बड़ा निर्माता बोल सकते हैं जिन्होंने परमाणु शब्द के बारे में बताया। ठीक है, अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं आती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। परिभाषाएं देखते हैं अपन अब इसकी, देखिएगा क्या होता है परिभाषाओं में। सबसे पहले हमारे पास परिभाषा आ जाती है यहां पर परमाणु। देखिए जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूं कि परमाणु जो है उसकी परिभाषा क्या होगी, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप। देखिए मैंने बोला था कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप होता है जिसको आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु कहलाता है। ठीक है, और इसमें यह खास बात क्या है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं। ठीक है, क्या है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं, मतलब कोई भी परमाणु जो है ना बेटा वो अकेला नहीं रह सकता। बात समझ में आई? उस परमाणु को अपने जैसा ही या कोई दूसरा परमाणु चाहिए जिसके साथ मिलकर के वो क्या करेगा, दूसरे प्रकार के अणुओं का निर्माण करेगा। इसलिए इस परिभाषा में हम क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है देखिएगा, अणु के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। समझिएगा बात को। ठीक है, आपको लगता होगा छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसके जब प्रश्न बनकर आते हैं ना तो प्रश्न घुमा देते हैं व्यक्ति को, इसलिए आपको ये डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब यहां क्या होता है, यूं मान के चलिए कि एक परमाणु ये रहा, ठीक है, दूसरा परमाणु ये रहा, ये दोनों परमाणु हैं, ये दोनों परमाणु आपस में मिलेंगे। ठीक है, जब ये दोनों परमाणु आपस में मिलते हैं तो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जब ये दोनों परमाणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से एक अणु का निर्माण कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब अणु का निर्माण होता है, ठीक है, अणु का जब निर्माण होता है तो अणु यहां पर दो समान परमाणुओं से मिलकर बना हो सकता है या दो असमान परमाणुओं से मिलकर के भी अणु का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हमने ये माना यहां पर कि ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक है, दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का ये रहा। ठीक है, ये दोनों परमाणु मिलते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ये बात की बात है, आगे बताई जाएगी आप लोगों को, अगले वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और इस प्रकार से हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे N2 बनता है, O2 बनता है, H2SO4 भी एक अणु है। ठीक है, H2SO4 भी एक अणु में ही आता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अणु में एक जैसे परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन वो अणु होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं आगे, अगली परिभाषा जो हमारी आती है और वो है यौगिक की परिभाषा। देखिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों को
जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है या रासायनिक संयोजित किया जाता है तो बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है बच्चों? यौगिक कहलाता है। जैसे जल है, नमक है। अब देखो मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक चीज बोली है और वो चीज क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है। निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है? निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं बात कर रहा हूं जल के अणु की, किसकी बात कर रहा हूं? जल के अणु की। अब आप देखिए, अगर मैं जल के अणु की बात करता हूं तो जल का जो अणु है उसका सूत्र क्या होता है? जल का जो अणु का सूत्र होता है वो H2O होता है। क्लियर? देखिए, जल का अणु जल के अणु का सूत्र क्या होता है बेटा? H2O होता है। अब H2O, आप H2O यानी कि पानी यानी कि जल आप किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु हो। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब उपस्थित हो और वो आपस में क्या करता है? रासायनिक संयोजित होता है तो किसका निर्माण करता है? यौगिक का निर्माण करता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, अच्छे से सुनिए ध्यान से। क्या बोला मैंने? कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो हम क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। और यहां अनुपात एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बेटा। अनुपात जैसे हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होगा तो ही जल के अणु का निर्माण माना जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे नमक बनाना चाहते हैं, ठीक है? नमक में क्या होता है? नमक में एक होता है सोडियम, एक तो होता है सोडियम परमाणु और एक होता है बेटा इसके अंदर क्लोरीन परमाणु। ठीक है? सोडियम और क्लोरीन परमाणु के आपस में मिलने से क्या बनता है? यहां पर NaCl एक अणु का निर्माण होता है। अब आप परिभाषा के आधार पर देखें तो यहां पर क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात, यानी कि सोडियम अगर 1 अनुपात में है, सोडियम 1 अनुपात में है और आपका जो क्लोरीन है वो भी 1 अनुपात में है तो आप कह सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? यौगिक की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि आप यहां देखें कि जो यौगिक है वो यौगिक कैसे बनेगा? यौगिक आपके दो परमाणु या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में रासायनिक तौर पर जब निश्चित अनुपात में क्रिया होगी, रासायनिक तौर पर जब निश्चित अनुपात पर क्रिया करते हैं तो वो अपने यौगिक का निर्माण करते हैं। परंतु जो अणु होता है वो दो समान परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, दो असमान परमाणुओं से मिलकर के भी बना हो सकता है। ठीक है? बात समझ में आ गई? जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं, अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो उसमें 2 से अधिक परमाणु आ जाते हैं। ठीक है? 2 से अधिक परमाणु आ जाते हैं, लेकिन अणु के अंदर जनरली हम लोग बात करते हैं कि 2 ही परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है। ठीक है? और फिर ये तो केमिस्ट्री है, देखो इसमें अपवाद भरे पड़े हुए हैं। ठीक है? अपवाद, जब जो बच्चा साइंस का स्टूडेंट है उसको अपवाद हर जगह नजर आएंगे। बात समझ में आ गई? तो सामान्य तौर पर जो परिभाषा होती है वो परिभाषा ये वाली है। ठीक है? आगे चलते हैं, इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब बात आती बेटा मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? ठीक है? परिभाषा है, पहले हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिकों, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, अब इसको ध्यान से देखना आप लोग। 2 या 2 से अधिक यौगिकों या तत्वों को अनिश्चित अनुपात में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 या 2 से अधिक यौगिकों, या तो आप यौगिक ले सकते हैं, इसके पहले यौगिक की परिभाषा पढ़ी, ठीक है ना, या तत्वों को जब अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अनिश्चित अनुपात में किसी भी रेशो में मिला दो, आंख बंद करके, आंख बंद करो, आंख बंद करके, एक तरफ आपके पास में नमक की बोरी पड़ी है, एक तरफ नमक का डब्बा रखा हुआ है, हाथ डाला, उठाया, एक भगोनी ली, उसमें डाल दिया। ठीक है? नमक में हाथ डाला, उसमें डाल दिया। बस समझ में? दाल में हाथ डाला,
उसमें डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी ले लिया, बस समझ में, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी चीनी डाल दी, थोड़ी दाल डाल दी, थोड़े चावल डाल दिए, ये सारी चीजें मिलकर के क्या बन गई? खिचड़ी बन गई भाई। क्या बन गई? खिचड़ी बन गई। बात समझ में आई? तो खिचड़ी क्या होता है? मिश्रण ही तो है बेटा। खिचड़ी क्या है? मिश्रण है। उसमें आप कुछ भी चीज डाल देते हैं ना, जैसे जिसको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा उसमें क्या डाल देगा? शक्कर डाल देगा। बात समझ में आ रही है? और जिसको ज्यादा उसमें चावल पसंद आते हैं तो थोड़े चावल ज्यादा डाल देगा। तो किसी भी अनुपात के अंदर उसको मिक्स करके हम मिश्रण का निर्माण कर सकते हैं। अब यहां पर जो वायु है ना बेटा, वायु भी क्या होती है? वायु भी हमारे पास एक मिश्रण का उदाहरण है। बात समझ में आ गई? वायु भी क्या है? गैसों का मिश्रण है। उसमें नाना प्रकार की गैसें मिश्रित होती रहती हैं, इसलिए वायु को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिश्रण का उदाहरण मान सकते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो मिश्रण है ना बेटा, यह मिश्रण को हम दो भागों के अंदर विभाजित करके चलते हैं। ठीक है, मिश्रण को दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? एक तो आता है बेटा समांगी। समांगी, समांगी का अर्थ मतलब समान है जो, समांगी मतलब समान है जो, आप उसमें जो क्रिया कारक ले रहे हैं, जो आप उसमें क्रिया कारक लेंगे, एक से ज्यादा जो क्रिया कारक ले रहे हैं, उनकी अवस्थाएं एक जैसी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इसमें प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे नमक का जलीय विलयन। कहने का मतलब आपने क्या किया, यहां पर जो भी आप क्रिया कारक लेंगे, क्रिया कारक लेकर के आप जो चीज बनाएंगे, जो फाइनल आपका उत्पाद बनेगा, जब आप उस उत्पाद को टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें कहीं से भी कुछ भी भाग से आप कोई भी चीज उठा लो, उसका जो टेस्ट है, स्वाद है, वो एक जैसा होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अपन समांगी मिश्रण को समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, इस ग्लास के अंदर पानी भरा, ठीक है, इस पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? मानो शक्कर डाल दी। ठीक है, शक्कर डाल करके मैंने क्या किया? इसको घोल दिया, थोड़ा सा चम्मच ली, चम्मच से इसको घोल दिया। ठीक है, घोलने के बाद में मुझे इसमें शक्कर नजर नहीं आ रही है। अब मैं समांगी मिश्रण बच्चों को बताना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं भाई समांगी मिश्रण कैसे बना। मैंने क्या करा इसके लिए? फिर मैंने एक आइस ट्रे ली, आपके फ्रिज में जो आइस ट्रे होती है ना, जिसमें बर्फ जमाते हो, वो ले ली मैंने, ऐसी होती है ना। ये होती है आइस ट्रे, ऐसी होती है भाई, ऐसी बनती है लगभग। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने इस पानी को लिया, इस पानी को, इस विलयन को आपने इसके जितने भी छोटे 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 ये जो बॉक्स नजर आ रहे हैं ना आपको, बर्फ जिसमें जमती है, इसमें डाल दिया। अब आपने क्या करा? अब जब आप इसको अलग अलग इसमें डाल देते हो, डालने के बाद आप इसमें किसी भी जो पार्ट है, ये जो एक हिस्सा है, इसके पानी को टेस्ट करो, इसके विलयन को टेस्ट करो चम्मच से, आपको स्वाद में मीठा ही लगेगा। चाहे आप इस वाले की कर लो, चाहे आप इसका टेस्ट करो, चाहे आप इसका टेस्ट करो, किसी का भी टेस्ट कर लो, ये आपको स्वाद में मीठा ही लगने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए इसे क्या बोला गया? समांगी मिश्रण। और क्या बोला जा रहा है? देखो परिभाषा में, इसमें प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं। प्रत्येक भाग के, आपने इसके, अब इसमें तो भाग बन नहीं सकते ना, इसमें भाग बना दिए ये लो, तो प्रत्येक भाग के गुणधर्म क्या होंगे? एक समान। मतलब आप टेस्ट करोगे तो आपको कैसा लग रहा? मीठा ही तो लग रहा है भाई, है ना, एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे नमक का जलीय विलयन, शक्कर का विलयन ले सकते हैं आप, इस प्रकार से। लेकिन जब अब इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग बात करें विषमांगी मिश्रण की। किसकी बात कर रहे हैं? विषमांगी मिश्रण। देखो नाम में ही पता चल रहा होगा, समांगी जो समान होगा, विषमांगी जो अलग अलग होगा। इसके लिए क्या किया? इसमें प्रत्येक भाग के गुणधर्म व संगठन अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक भाग के गुणधर्म व संगठन क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं। जैसे बारूद है, वायु का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। अब आपने देखा होगा, जैसे वायु है,
ठीक है। तो वायु के अंदर क्या होता है, वायु के अंदर हवा के बारीक बारीक कण, हवा होती है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद धूल के कण होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण के जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है उसके कण है, नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट हैं वो निकलते हैं, वो सारे कणों के रूप में होते नहीं होते। तो उसमें क्या है, द्रव भी है ना, वाष्प भी तो रहती है, वायु के अंदर वाष्प भी रहती है, जल वाष्प भी रहती है, तो उसमें द्रव भी है, गैस भी है, ठोस भी है। बेटा ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी, इसलिए इसको विषमांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए। तो अब हम, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके अंदर ही थोड़ा सा। हाँ देख लीजिए आप, बिल्कुल जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा मिश्र धातु की। मिश्र धातु, आजकल मिश्र धातु बड़े ही उपयोग की चीज हो गई है, ठीक है। अगर हमें धातु के गुण को बढ़ाना हो, ठीक है, धातु को ज्यादा वैल्यूएबल बनाना हो, मूल्यवान बनाना हो, टिकाऊ बनाना हो, तो हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी में जो टर्म है ना मिश्र धातु, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा अलॉय। अलॉय बोलते हैं बेटा। अलॉय आपने शब्द सुना है क्या? बिल्कुल सुना होगा। देखो लड़कियों को, गर्ल्स को थोड़ा सा अलॉय शब्द नहीं सुना होगा, लड़कों को जरूर पता होगा। मैं बताता हूं कैसे। अलॉय व्हील, अलॉय व्हील सुना होगा बच्चा आप लोगों ने ना, सुना है ना। तो अलॉय व्हील क्या होते हैं पता है आप लोगों को? अलॉय व्हील का मतलब होता है जो मिश्र धातु से मिलकर बने हुए। डिजाइनर आते हैं ना मार्केट में, गाड़ियां चलती रहती हैं, आपने देखा होगा गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो अलॉय व्हील के अंदर होते हैं, है ना, होते हैं ना, वो मिश्र धातु से मिलकर बने होते हैं। इसलिए जो सामान्य व्हील होते हैं ना उनसे ज्यादा मजबूत होते हैं। बात समझ में आई? सामान्य जो व्हील होते हैं उनसे ज्यादा टिकाऊ होते हैं, उनसे ज्यादा मजबूत मान लिए जाते हैं, इसलिए इनको अलॉय बोलते हैं अंग्रेजी में, और हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। अब देखो दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ द्रवित अवस्था में, बेटा धातु है ना, अब धातु तो ठोस अवस्था में होती है। अब धातु जब ठोस अवस्था में होगी तो आप उनको दोनों को मिलाना चाहोगे तो मिलाओगे कैसे, मिक्स कैसे करोगे आपस में एक साथ? तो मिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिक्स करने के लिए आपको उसको द्रव अवस्था में लेकर आना पड़ेगा। तो पहले आपने क्या किया, दोनों को अलग अलग पिघला लिया, पिघला करके फिर आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अच्छे से जब वो अपनी ठोस अवस्था प्राप्त करेगी तो वो परफेक्टली चीज बन जाएगी, उन दोनों की धातुओं के गुण उसके अंदर होंगे, ठीक है, और एक नई चीज बन करके आपके सामने आ जाएगी। तो क्या है देखो, दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ द्रवित अवस्था में मिलाकर पुनः ठोस में परिवर्तित कर लेने पर प्राप्त उत्पाद को मिश्र धातु कहते हैं। बात समझ में आई आपको? दो या दो से अधिक तत्वों को, ये तत्व हैं बेटा, यहां पर ध्यान रखना, तत्व हैं ये, है ना, तत्व है बेटा ये। दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ द्रवित अवस्था में मिलाकर पुनः ठोस में परिवर्तित कर लेने पर प्राप्त उत्पाद को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु का नाम सुना है आपने? बताइए, नाम सुना है क्या मिश्र धातु का? चलो बता देते हैं। आपने ट्रिक से याद करा देता हूं आपको, एक छोटी सी ट्रिक है इसके लिए, ट्रिक से याद हो जाती है चीजें। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, मजा आएगा। आपने पीतल का नाम सुना है? पीतल सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना? पीतल सुना है आपने? पीतल किससे मिलके बनता है पता है आपको? पीतल मिलके बनता है कॉपर से और जिंक से। पीतल का निर्माण किससे हुआ है? कॉपर और जिंक। साइंस वाले विद्यार्थी जानते होंगे, कॉपर को तांबा बोलते हैं और जिंक तो जिंक होता ही है, इसका प्रतीक Cu होता है, ठीक है, और जिंक को अपन क्या बोलते हैं? Zn, ठीक है। पीतल का निर्माण किससे हुआ है? कॉपर और जिंक के मिलाने से पीतल बना, मिश्र धातु है पीतल। उसके बाद आता है पहले कांसा, कांसा की प्लेटें चलती थी, कांसे की याद हो तो आप लोगों को, ठीक है ना।
ये यहाँ पर जो कासा बनता था ना बेटा, कासे के सिक्के चलते थे, 10 पैसे 5 पैसे के जो सिक्के आते थे ना, कासे के सिक्के होते थे। ठीक है, कॉपर को जब स्टेनस के साथ, स्टेनस है बेटा ये, SN को स्टेनस बोलते हैं बेटा। ठीक है, कॉपर को जब हम लोग स्टेनस के साथ मिलाते हैं ना बेटा यहां पर, तो कांसे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ये जो यहां पर ट्रिक, अब बच्चों ये ट्रिक थोड़ी ना हुई, नहीं, पीतल को आपको बनाना है तो कॉपर और जिंक को मिलाना पड़ेगा, कांसा को आपको बनाना है तो कॉपर और स्टेनस को मिलाकर बनाना पड़ेगा। अब इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीतल के संगठक बताइए, पीतल के संगठक मतलब पीतल किससे मिलकर के बना होता है? तो पीतल बनता है क्या नजर आया बताओ ट्रिक के अंदर? आपको ट्रिक में नजर आ रहा होगा पीकूजेन, पीकूजेन, ये देखो ये रहा पी कू और ये जेन, मतलब बात समझ में आ गई? अगर आपको पीतल का निर्माण करना है तो कॉपर और जिंक को मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आई? पी का मतलब पीतल, कू का मतलब कॉपर, जैन का मतलब जैडन है ही सही। आगे बात समझ में? ऐसे ही कासा, कासा बनाना है तो कॉपर और स्टेनस को मिलाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं काकूसेन। ये ट्रिक है आपकी, एक तो ट्रिक ये रही बेटा और एक ट्रिक ये रही है आपकी, काकूसेन हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो ज्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेशन, केमिस्ट्री जो है इतना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है बेटा, बहुत इजी पड़ती है। आपको बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी चीज आयरन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई जा रही है, ये मानिए 100% आप ये मानिए कि हमारी जो बहुत बड़ी अच्छी और जो फैकल्टी टीम है, ठीक है, वो बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए लगातार 4 वर्षों से काम कर रही है और बहुत अच्छा प्रयास है हमारा। हम हमारे एरिया की, हम हमारे कोटा शहर की नंबर 1 कोचिंगों में से हैं और हमारा प्रयास है कि हम एक जो बिल्कुल ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई से मन ही उठ गया है, उसके लिए भी हम यहाँ पर एक ऐसा माहौल उपलब्ध करवाते हैं कि वो बच्चा भी यहाँ पर आकर, इस एनवायरनमेंट के अंदर आकर के पढ़ाई के प्रति उसकी लगन बढ़ती है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना है कि उनके बच्चे, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है माँ बाप, तो फिर भी उन माँ बाप का सपना है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भविष्य दें। ठीक है, बच्चा कम से कम इतना लायक तो हो जाए कि वो अपनी रोजी रोटी का सारा वो व्यवस्था कर पाए। तो कम से कम इस चीजों के लिए हम लोग हमारे पास, हमारे आयरन क्लासेस के अंदर ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे अभिभावक के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, ताकि आप लोगों के सुनहरे भविष्य की हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छी नींव यहाँ पे रख सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था यहाँ पर कि पीकूजेन, जिसको हम लोग पीतल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से मिलकर बनता है, कासा कॉपर और स्टेनस से मिलकर के बनता है। और मिश्रण, जब मिश्रण बन जाते हैं ना बेटा, इस प्रकृति के अंदर जो मिश्रण बनते हैं ना बेटा, वो मिश्रण क्या है कि उन मिश्रण में से कई बार हमें कुछ चीजों को निकालना होता है। जैसे आप देखिए, जब किसान भाई हमारे जब गेहूं उगाते हैं, ठीक है, गेहूं कटाई का समय आता है, गेहूं को काट लिया जाता है, जब उसको भंडारित करते हैं तो जहां से उसको उठाया जाता है उसमें मिट्टी, कंकड़, रेत, ये भी तो साथ में होते नहीं होते, तो वो क्या है, वो मिश्रण ही तो है। अब उस मिश्रण में से गेहूं को अलग करना, मिट्टी कंकड़ को, भूसे को अलग करना, ठीक है, उसके लिए विधियां होती हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम लोग करवाते हैं, रासायनिक तत्व जब हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो उनमें भी अशुद्धियां होती हैं। तो रासायनिक तत्वों को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि वो अपनी शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो पाए। क्रिस्टलन विधि है, आसवन विधि है, ऊर्ध्वपातन विधि है और वर्णलेखन विधि है, जिनकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और आज हमने परमाणु संरचना का ये इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट किया है। आप लोगों से, आप सब बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे आयरन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ठीक है, ताकि आप जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन तक खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमसे काफी ज्यादा दूर रहते हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं, वो आयरन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के जरिए अपने आप को सक्षम कर पाए। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।